नमस्कार, मैं हूं तुलिका और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे बिहार सरकार की, जिसका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। कल भास्कर में जो खबर छपी उसके बाद अफरा तफरी मच गया। हालांकि खबर जो है ये 3 जनवरी की ही है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम 2 बिहार सरकार लागू करने की कोशिश कर रही थी 2025 में। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम लगाया गया, कुछ तकनीकी खराबी हो गई, जिसके बाद अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका है। किसी भी तरीके की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा जो है बिहार के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो वेतन है वो भी फंस गया है। किसी तरीके के वित्तीय लेन देन बिहार सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहा है। तो 8 लाख कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है। 3 जनवरी को ये सिस्टम जो है वो फंसा था और अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया गया है। आपको बता दें, इस बीच जब आरोप प्रत्यारोप और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 2 लागू किया गया है, इस सिस्टम को अगले 1 हफ्ते में, यानी कुल मिलाकर कहे तो पूरे जनवरी बीत ही जाएगी, 1 महीने में ये ठीक कर लेने का दावा कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जब कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम 1 लाया गया था, यानी 2019 के आसपास, उस वक्त 3 महीने लगे थे। उस हिसाब से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि एक तकनीकी खराबी को ठीक करने में सरकार को 30 दिन का समय लग रहा है, जो कि वित्तीय विभाग में है। आप समझ सकते हैं, बिहार सरकार का अकाउंट होल्ड है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जिनके दिन प्रतिदिन के जो चीज़ें हैं वो उनकी सैलरी पे निर्धारित होती होंगी, वो तमाम चीज़ें फंसी हुई हैं। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस बार 1 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जहां बिहार वो प्रदेश है और यहाँ पर दिन रात साइबर ठगी की घटनाएं हो रही हैं। साइबर ठग जो है वो दिन रात जो है मेहनत करके आप जो पैसा कमाते हैं वो आपसे चंद मिनटों में लूट के ले जाते हैं। इतने टेक्निकली एडवांस यहाँ के चोर हैं, तो फिर सिपाही और सरकार इतनी धीमी गति से क्यों चल रही है, सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके खाते में पैसे नहीं है, अकाउंट खाली है, लेकिन अगर कैश की बात करें तो बिहार में कैश भरपूर है। प्रवर्तन निदेशालय हर दूसरे दिन अखबार के सुर्खियों में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से नोटों के बंडल और बोरियां मिल रही है, जिसको गिन रही है प्रवर्तन निदेशालय। और ईडी जो है लगातार बिहार में छापेमारी कर रही है और अधिकारियों को पकड़ रही है। अभी कल की बात करें तो बेतिया में डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। आपको बता दें, रजनीकांत प्रवीण बेतिया के डीईओ, अब उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन उनके यहाँ से लगभग 3.52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये जो 5-2 करोड़ है, बता दें आपको, ये कैश है। इसके अलावा ज़मीन अलग है, घर अलग है, निवेश अलग किया हुआ है उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से ज़िले का जो शिक्षा अधिकारी है वो अगर इतनी लूट खसोट मचा रहा है, यानी ज़िले में शिक्षा की स्थिति क्या है। ये वही लोग होंगे जिन लोगों ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भरपूर घूस दिया होगा, या फिर पदस्थापना के लिए दिया होगा, या फिर ट्रांसफ़र के लिए दिया होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए। और कुछ लोगों का तो शोषण भी करते थे ये ज़िला शिक्षा अधिकारी तबके के जो पुरुष थे, इन्होंने महापुरुष कह सकते हैं, इन्होंने इतनी सारी रकम की उगाही कर ली है। हालांकि ज़िला शिक्षा अधिकारी जो हैं उन लोगों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ बेतिया की बात नहीं है, इसके पहले किशनगंज हो गया, गोपालगंज हो गया, पटना में भी शिक्षा विभाग में बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्हें वित्तीय अनियमितता के आधार पर निलंबित किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सरकार को अपने कान खोलने और सजग होने की ज़रूरत है, और उन तमाम लोगों को भी सजग होने की ज़रूरत है जिनसे अगर इस तरीके की कोई घूस की या इन चीज़ों की मांग की जाती है तो आप एक शिकायत ज़रूर डालें, ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो होगी वो बाद में होगी। अपने तरफ से एक शिकायत डालकर पहल करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। बिहार की जो पुलिस है वो तो पुलिस को ही पकड़ने में लगी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार की जो पुलिस है, एक पुलिस है दूसरे पुलिस को पकड़ रही है। सारण की बात कर ले तो सारण के मशरक में वहाँ पर उत्पाद विभाग का एक थाना है, जो बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब की तस्करी को और इन चीज़ों को लेकर छापेमारी करती है और इन चीज़ों को रोकती है। अभी कल की बात कर ले तो वहाँ पर बिहार पुलिस ने
उत्पाद विभाग के थाने के ऊपर उन्होंने रेड मारी और वहां पर जो थाना अध्यक्ष थे और सिपाही थे उन लोगों को उन्होंने पकड़ा है। वजह ये बताई जा रही है कि वहां पर शराब पार्टी चल रही थी और डांसर्स वहां पर बुलाए गए थे, जहां पर लड़कियां वहां पे डांस कर रही थी और इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि कुत्ते कितने खुलेआम तरीके से ये हो रहा होगा कि आखिरकार पुलिस को वहां पे रेड करना पड़ा और फिर वहाँ से ये निकासी लोगों की गिरफ्तारी की गई। हालांकि कुछ जो वहाँ पर पुलिस वाले थे, जो उत्पाद विभाग के थे, वो वहाँ से भागने में ज़रूर सक्षम हो गए। तो ये एक जरिया बन चुका है पुलिस वालों के कमाने का और उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं वो तो माले माल हो ही रहे हैं, छापेमारी करके वहाँ से पैसे की उगाही कर रहे हैं। और ये जो नया तरीका है कमाई का, ये बिहार के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को भी, वहाँ के प्रशासन को भी समझ में आ रहा है। इसलिए अब मध्य प्रदेश में भी जो धार्मिक स्थल हैं और 17 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर शराबबंदी लागू की जाएगी। अब आप समझ लीजिए एक मामला कि अगर आप पटना में हैं तो पटना अगर धार्मिक स्थल गिना जा रहा है तो हाजीपुर में कोई शराब पी सकता है लेकिन पटना में शराबबंदी है। तो ये जो यहाँ से वहाँ लोग आएंगे जाएंगे उन लोगों से अच्छी खासी वसूली अब मध्य प्रदेश सरकार भी कर सकती है। उनको भी अब ये पूरा आइडिया आ चुका है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के आय को बढ़ाया जाए, जैसा कि बिहार पुलिस और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपने आय को बढ़ोतरी इसमें कर रहे हैं। और आगे अगर बात करें तो बीपीएससी की बात कर लेते हैं। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित किया गया है कल। और इस परिणाम की घोषणा के बाद आप आज देखिए कि बीपीएससी की बोर्ड ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी जानकारियां साझा की है। वो इसलिए क्योंकि लगातार उनके साख के ऊपर जो है वो सवाल उठाया जा रहा है कि बीपीएससी किस तरीके से परीक्षा जांच रही है, किस तरीके से रिजल्ट निकल रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अब जब बीपीएससी ने अपने पक्ष को रखा है और जिस तरीके के आंकड़े बीपीएससी ने प्रस्तुत किए हैं वो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल 3,28,990 लोग थे जिन्होंने 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में अप्लाई किया था। अब आप समझिए 3,28,990 ने अप्लाई किया था, जिसमें से 2,03,338 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न्यूनतम अंक जो प्राप्तांक होता है वो भी पाने में अक्षम रहे हैं, यानी 40% भी वो नहीं ला पाए हैं। ये उनकी तैयारी है और इस तैयारी के साथ लोग लगातार बीपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं। जबकि कहा यह जा रहा था कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ही हल्का है, कट ऑफ 125 तक जाने की भी बात की जा रही थी। हालांकि कट ऑफ इस बार भी साधारण वर्ग जो थे उनका लगभग 91 गया था, कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो। और इसमें एक और बात बीपीएससी ने जाहिर की, 1.70 लाख जो लोग हैं वो 30% भी सही उत्तर नहीं दे पाए। इसके इतर 1409 तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को नेगेटिव मार्किंग हुई है, यानी उनको कोई मार्क्स मिला नहीं है, उल्टे उन्होंने और भी कोई गलती की जिसके बाद उनके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव में चले गए हैं। तो पीटी में इसके अलावा 1.06 लोग ऐसे हैं जो बिहार के बाहर के इलाकों से हैं और यहाँ आकर उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। इसके इतर 13 वो लोग जिन लोगों ने न्यायालय में जाकर 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की थी, उन 13 में से 9 लोग ऐसे हैं जो असफल हैं, 3 सफल हुए हैं और 1 अनुपस्थित रहे। तो ये डाटा जो है जो बीपीएससी ने प्रस्तुत किया है ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश कर देता है कि तमाम जो परिप्रेक्ष्य है, जिस तरीके से हम बीपीएससी को देख रहे हैं, उसका जो परीक्षा लेने का तरीका है और जो छात्र हंगामा कर रहे हैं उनके ऊपर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। बहरहाल आप एक सजग नागरिक हैं, दोनों पक्षों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मेरे बचपन की एक कहावत मुझे याद आती है जो मेरे दादाजी कहा कहते थे कि भूसगोल विद्यार्थी के बस्ता भारी। तो जिस तरीके से हंगामा पूरा हो हंगामा मच रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या काबिलियत है, और अगर काबिलियत है तो अगली बार आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं बीपीएससी में। इसके इतर क्या आप अगर बीपीएससी क्लियर नहीं करते हैं तो क्या ज़िंदगी ख़त्म है, क्या दुनिया ख़त्म है, क्या उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है? क्योंकि आपने जो नॉलेज लिया है
वो आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। इन आंदोलनों से और इन नेता और बाकी लोगों के चक्कर में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहरहाल हर शख्स अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, तो आप अपने फैसले को अपने सोच समझ से लें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।